नमस्ते, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आसक्ति से मुक्ति परित्याग नहीं है। आसक्ति से मुक्ति निर्भरता रहित प्रेम है। बड़ा महत्वपूर्ण संदेश। ऐसा प्रेम जो किसी पर निर्भर नहीं है। स्वतंत्र प्रेम ही प्रेम है। परतंत्र प्रेम तो पकड़े रखता है, अपनी आकांक्षा के पिंजरे में बंद रखता है। अधिकांश लोग परतंत्र प्रेम से ही परिचालित है। बहुत थोड़े हैं जो स्वतंत्र प्रेम का मतलब समझते हैं। स्वतंत्र प्रेम कैसा होता है? यह मोह से आसक्ति से बंधा नहीं होता। मोह तो निर्भर कर देता है, उसका भी क्या ठिकाना। स्वार्थ को चोट लगे तो मोह भंग होते देर नहीं लगती। फिर भी मोह बना रहे तो समझना चाहिए स्वार्थ और ज्यादा बड़ा है। सुखाभास का भ्रम और ज्यादा सघन है। यह मोह सबको कष्ट देता है। वास्तव में मोह नहीं, सही समझ का अभाव ही कष्टप्रद है। आदमी को मोह के विकल्प का पता नहीं। मोह का विकल्प है प्रेम। क्या ज्यादा ठीक है, मोह या प्रेम? तो ज्ञात होगा प्रेम ही ठीक है। मोह बांधता है, निर्भर करता है, परतंत्र बनाता है। प्रेम स्वतंत्रता भी है और जिम्मेदारी भी बना देता है। मोह में क्या जिम्मेदारी है? प्रेम स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। अपनी बागडोर अपने हाथ में होती है, वरना जिम्मेदारी की व्याख्या अपनी बागडोर दूसरे के हाथ में होने के अर्थ में भी होती है। घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी प्रायः इसी अर्थ में प्रयुक्त होती है। इससे आदमी सीमित होता है, दूसरे परिवारों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं मानता। क्यों माने? उसका परिवार है। क्या होता है जब एक राष्ट्र का नेता पूरे देश को अपना परिवार मानता है? उसकी दृष्टि बदल जाती है, भाव बदल जाता है। सर्वभूत हितेरता, यह कृष्ण संदेश सभी के लिए, सिर्फ राष्ट्र नेता के लिए ही नहीं। इसे समझने के लिए सीमित मोह आसक्ति के दायरे से बाहर निकलना जरूरी है। जैसे अपना सुख दुख वैसे सबका सुख दुख। सबके सुख दुख का अनुभव होना चाहिए और इसके लिए अपने सीमित संबंधों के मोह से, आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। तभी यह संभव है। परिवारों में भी तो क्लेश होते हैं। केवल आर्थिक व्यवस्था की बात ही कहाँ है। परिवार एक अच्छी पाठशाला साबित हो सकती है अगर आदमी ठीक से समझे। वह जाने कि मैं किसी से मोह नहीं रखूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सबका त्याग कर दूंगा। इसका मतलब जो मोह निर्भर बनाता है, उस निर्भरता से मुक्त रहूंगा। जो निर्भरता से मुक्त है वही अपने आप में रह सकता है। जो अपने आप में है वह सुखी है। सुखी सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करे तो क्या आश्चर्य है। किसी किसी को ऐसे व्यक्ति से भी ईर्ष्या हो जाती है, जबकि ईर्ष्या करने के बजाय स्वयं समझने की जरूरत है। मुझ में क्या कमी है, मुझे क्या करना चाहिए। रास्ता बता दिया गया है। आसक्ति रहितता, त्याग देना नहीं। यह निर्भरता रहित प्रेम है। निर्भर नहीं होने का अर्थ साफ है। यह मोह आसक्ति से रहित होना है। ऐसा लगता है परिवार आदि में मोह आसक्ति स्वाभाविक है। कदाचित स्वाभाविक लगे, लेकिन आदमी अस्वाभाविक हो जाता है। केवल निर्भरता रहित तथा स्व में स्थित प्रेम ही मनुष्य को सहज स्वाभाविक बनाता है। लोग कहते हैं आजकल के बच्चे कहना नहीं मानते। यहाँ स्वार्थ आड़े आता है। निस्वार्थ हो जाए फिर देखें कहना मानते हैं या नहीं। एक है स्वार्थ पूर्वक समझना, एक है निस्वार्थ प्रेम से समझना। एक में अहम बुद्धि सक्रिय है, दूसरे में हृदय केंद्र। जो मस्तिष्क में ही जीता है, हृदय को भूल ही जाता है, उसके लिए यह समझना मुश्किल है।
कुछ लोग मोह की तुलना में प्रेम का महत्व समझते हैं, परंतु मोह से मुक्त होना कठिन बताते हैं। महापुरुष कहते हैं, सर्वोच्च प्रज्ञा है बिना निर्णय के अपने आप का अवलोकन करना, अर्थात यह अच्छा है यह बुरा है ऐसा माने बगैर। तब प्रकृति से आने जाने वाले सत्व रज तमोगुण का खेल दिखाई देता है। मोह तमोगुण है, भीतर संचित है, अच्छा खासा बल इकट्ठा कर रखा है तो वह तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। तब हमें जिससे मोह है उसे ध्यान हटाकर मोह को देखना है। न मोह को दोषी समझना है न स्वयं को। मोह प्रकृति का तमोगुण है, दोष नहीं। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, स्वयं गुणों का साक्षी है, दृष्टा है, असंग है। मोह से तो वैसे ही असंग है। समस्या तो उनके कारण आती है जिनसे मोह होता है, वहाँ विकल्प सूझता नहीं, जबकि प्रेम और सद्व्यवहार ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। ऐसा व्यक्ति अपने आप में ठहर जाता है। रुके हुए व्यक्ति में ही रचनात्मक संभावना प्रकट होती है। जो मोहग्रस्त है पर निर्भर है, उसमें यह संभावना नहीं होती। वह अपने सुख के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, उसे सघन मोह पात्र बना देता है, मोह पाश दृढ़ कर लेता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वार्थपूर्वक तटस्थ होते हैं, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग भी होते हैं जो विचार स्वतंत्रता में मानते हैं। ठीक है, परंतु जहाँ सब लोग साथ रहते हैं वहाँ यह मतभेद मनभेद का रूप धारण करे तो फिर व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाता है। व्यवस्था को ठीक से चलाना हो तो मतभेद मनभेद को एक तरफ रखना अत्यावश्यक है। समझदारी से काम लेना पड़े। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके दूरगामी परिणाम देखे जा सकते हैं। जनता प्रतिनिधियों को क्यों चुनकर भेजती है? ताकि वे जनहित में कार्य करें। वे प्रतिनिधि अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं, परंतु जिम्मेदारी सबकी एक ही है, हर हालत में एक ही, उस जनहित के लिए तत्पर रहना जिसके लिए जनता ने उन्हें भेजा है। प्रजातंत्र में प्रजा राजा है। राजा मंत्रियों को ठीक से राजकाज चलाने के लिए रखता है। यदि वे लोग एक दूसरे के काम में बाधा डालते रहेंगे तो सारी व्यवस्था ही चौपट हो जाती है। निश्चय ही विपक्ष में जो लोग बैठते हैं और वे जनता के हितों के प्रति पूर्णतया सजग सावधान हो तो सरकार के गलत फैसलों का विरोध करेंगे, करना भी चाहिए। यदि वे सही फैसलों का भी विरोध करते हैं तो इसका मतलब साफ है, जिस जनता ने अपने हितों के लिए उन्हें भेजा है वे उसकी अवहेलना करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को अधिक महत्व दे रहे हैं। इससे पूरी संसद का माहौल नकारात्मक हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पक्ष में बैठा है कौन विपक्ष में। यदि दोनों राष्ट्रहित को जनहित को अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझते हुए पूरी तरह से समर्पित है तो अब बहस चलेगी, मगर उसका रूप सकारात्मक होगा, रचनात्मक होगा। इस तरह सूक्ष्मदर्शी बुद्धिमान विपक्ष और ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से राष्ट्रहित में अपना योगदान कर सकता है। केवल विरोध के लिए विरोध के पीछे तो स्वार्थ महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या द्वेष का कारण ही मिलता है, उसमें फिर सबकी हानि है। विपक्ष की भी क्यों कि राष्ट्रहित से राष्ट्रहित से जनहित से भी जुड़ा हुआ है। एक साधु कह सकता है मुझे राष्ट्रीय व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है, तो यह उसकी भूल है। सरकारें यदि अन्न जल के व्यापक प्रबंध करना छोड़ दे तब पता चले वास्तविकता का। यह तो व्यवस्था चलती रहती है, पूर्ति होती रहती है, इसलिए पता नहीं चलता। जिन देशों में शासन व्यवस्था फेल हो जाती है वहाँ क्या होता है उसके उदाहरण देखने हो तो मिल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर हर समय कुछ न कुछ होता ही रहता है। उससे कोई सीखना चाहे तो सीखे।